वेलकम टू ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर ममता चौधरी। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने श्वसन की परिभाषा, श्वसन के प्रकार यानी एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में डिफरेंस, श्वसन के क्रियाधार यानी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, श्वसन के लिए आवश्यक अंग माइटोकॉन्ड्रिया, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन आदि पढ़े। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है ऑक्सी श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि श्वसन क्या है पौधों में श्वसन दो प्रकार से होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, इंटरनल रेस्पिरेशन यानी बाह्य श्वसन व आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन में क्या होगा, सिंपल जो प्लांट लीफ है वो स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन ले रही है, CO2 निकाल रही है, वो कहलाता है बाहरी श्वसन। इसके अलावा दूसरा श्वसन होता है इंटरनल या आंतरिक श्वसन, जो कि होता है हर कोशिका में। तो कोशिका में कहाँ होता है ये, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में। इसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो उसका ऑक्सीकरण होता है, इसलिए हम उसको श्वसन कहते हैं। तो वो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बनते हैं और 38 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो इसे हम बोलते हैं आंतरिक श्वसन या इंटरनल रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है या ऑक्सी श्वसन है वो क्या होता है। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता रहेगी, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा जिससे वाटर मॉलिक्यूल्स और CO2 मॉलिक्यूल्स और ATP मॉलिक्यूल्स 38 ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है यानी ग्लूकोज का स्प्लिट होकर जल में और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना और 38 ATP मॉलिक्यूल्स का बनना, ये जो पूरा प्रोसेस है ये 4 स्टेप्स में होता है। नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस, नंबर 2 ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन, नंबर 3 क्रेब्स साइकिल एंड नंबर 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ये 4 स्टेप्स हैं जिनमें पूरा वायवीय श्वसन हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस। The sequence of reactions in which glucose is broken down into 2 molecules of pyruvic acid। तो वह प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज का अणु टूटकर पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को हम EMP पाथवे भी कहते हैं, जो कि इनके खोजकर्ता के नाम पे रखा गया है। वो खोजकर्ता है एम्बडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नास। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो फर्स्ट स्टेप है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती और ये कोशिका के साइटोप्लाज्म में या कोशिका द्रव्य भाग में ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो ग्रीक वर्ड है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ग्लाइकोस प्लस लाइसिस। ग्लाइकोस का मतलब होता है शुगर और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग, यानी शुगर का या ग्लूकोज का टूटना। किसमें, पायरुविक एसिड में। जैसा हम अभी पढ़ चुके हैं, इसे EMP पाथवे भी कहते हैं। और जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है यानी अनाक्सी जीव हैं, उनमें केवल रेस्पिरेशन ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू ही होता है और ये साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगा और इसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, तभी इसमें पायरुविक एसिड बनेगा। पूर्ण ऑक्सीडेशन होगा तब जाके एंड में CO2 और वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और ग्लूकोज का जो लाइसिस होता है वो ग्लूकोज हमें कहाँ से मिलेगा, सुक्रोज से मिलेगा। और इसमें कई सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, जैसे इन्वर्टेज, हेक्सोकाइनेज, आइसोमरेज, डिहाइड्रोजिनेज, काइनेज, इनोलेज, पायरुवेट काइनेज, ये सारे एंजाइम की हमें आवश्यकता होती है। नाउ प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। नंबर 1 सुक्रोज। सुक्रोज जो होगा सबसे पहले वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा और ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में वो एंटर करेगा। उसके बाद ग्लूकोज का जो है
फॉस्फोराइलेशन होगा, यानी ग्लूकोज से एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा जिससे बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये किससे मिलेगा? एटीपी से। थर्ड स्टेप, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो उसका आइसोमराइज होगा या समावयवीकरण होगा आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में, जिससे बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फोर्थ स्टेप में जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में बदल जाएगा, यानी एक और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा और एक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है वो स्प्लिट होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड या PGAL में, जो आपस में एक दूसरे में बदल सकते हैं। सिक्स्थ स्टेप में जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है वो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदलेगा, और जिसके लिए डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति होती है। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बदल जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, जिसमें एक ATP मॉलिक्यूल बनेगा और काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये होगा। 8th स्टेप, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बदलेगा 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फिर बदल जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट या PEP जिसे हम कहते हैं, और यह प्रक्रिया इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में होगी। फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो पायरुविक एसिड में बदल जाएगा, और यह प्रक्रिया होगी पायरुवेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, जिसके दौरान ATP मॉलिक्यूल बनेगा। इसके बाद ये जो पायरुविक एसिड बनता है इसके सेल्यूलर नीड के हिसाब से या कोशिका की आवश्यकता के आधार पे ये पायरुविक एसिड आगे जाके काम करता है। जैसे अगर कोशिका में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा या लैक्टिक एसिड किण्वन होगा, उसमें ये पायरुविक एसिड यूज़ होगा। इसके अलावा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी पायरुविक एसिड यूज़ होता है। और तीसरा हमारा मेन है क्रैब साइकिल, यानी जो पायरुविक एसिड है वो क्रैब साइकिल में एंटर करेगा जहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, और जहाँ ये पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन के द्वारा CO2 और वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा है ग्लाइकोलाइसिस का, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे ग्लूकोज है, ATP मॉलिक्यूल्स एक यूज़ हुआ जिससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, उसके बाद एक और फॉस्फेट मॉलिक्यूल इसमें ATP मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ, उससे फॉस्फेट निकला तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया। उसके बाद 3 कार्बन कंपाउंड बना ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो आगे जाके जो डाईहाइड्रोक्सिस्टोन फॉस्फेट में भी बदल सकता है। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो बदलता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। उसके बाद ये कन्वर्ट होगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इस दौरान एक ATP मॉलिक्यूल बनेगा। तो 2-फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल है वो बदलेगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, और फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में, और यहाँ पर भी एक ATP मॉलिक्यूल बनता है। तो ये पूरा प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस का। नाउ फर्मेंटेशन। अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? फर्मेंटेशन या किण्वन। तो किण्वन भी एक तरह का अवायवीय श्वसन है, जिसमें मेनली फंजाई, बैक्टीरिया ये जो है कार्बनिक पदार्थों का सरल पदार्थों में बदल देते हैं। किण्वन की विशेषता यह है कि इसमें जो क्रियाधार है या सबस्ट्रेट हैं वो कोशिका से बाहर लिक्विड मीडियम में होते हैं, और इससे अल्कोहल व कार्बनिक एसिड बनते हैं। तो ऊर्जा जो है वो निकलेगी, जो काफ़ी कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है। सो फर्मेंटेशन, there are 3 major ways in which different cells handle pyruvic acid produced by glycolysis. First, lactic acid fermentation, alcoholic fermentation and aerobic respiration. First है lactic acid fermentation. तो जो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो पायरुविक एसिड बना, वो पायरुविक एसिड आगे जाके किस में बदल जाएगा? लैक्टिक एसिड में। इसी को ही हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और ये ज़्यादातर जो है मसल्स में, एनिमल्स की जो मसल्स हैं उनमें पाया जाता है।
और इसके लिए जिस एंजाइम की आवश्यकता होती है वो है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। और NADH2 जो है वो रीऑक्सीडाइज होकर NAD में बदल जाता है। तो ये पूरा पिक्चर में भी दे रखा है कि जो ग्लूकोज है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में बदलेगा, फिर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड और एंड में पायरुविक एसिड जो है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। नेक्स्ट है सेकेंड टाइप का किण्वन या फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसमें भी ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसीलिए इसको एनारोबिक या अनऑक्सी भी कहते हैं। इसमें पायरुविक एसिड जो है वो अल्टीमेटली कई रिएक्शंस के द्वारा CO2 और इथेनॉल में बदलता है। इसके लिए पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की आवश्यकता होती है और दूसरा एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और NADH2 जो है रीऑक्सीडाइज होकर NAD+ में बदल जाएगा। यानी एनर्जी रिलीज जो है वो 7%, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की 7% एनर्जी ही इसमें रिलीज होती है। नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा जिससे ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और एरोबिक रेस्पिरेशन में आएगा क्रेब्स साइकिल जो कि होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसके लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तभी उसका पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होगा और उसी वजह से CO2 रिलीज होगी, जो कि हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं ग्लाइकोलाइसिस में। एरोबिक रेस्पिरेशन जैसे कि हमने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा कि इसमें पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद इसमें कई सारे इवेंट्स होंगे जिसमें सबसे पहले पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन एटम्स निकलेंगे और CO2 के 3 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। ये एक प्रक्रिया होगी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, द पासिंग ऑफ द ऑन द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स टू मॉलिक्यूल ऑक्सीजन विद साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये इनर मेम्ब्रेन में होगा। पायरुवेट एंटर्स फ्रॉम साइटोसोल टू mitochondrial matrix and undergoes oxidative decarboxylation. Pyruvic dehydrogenase coenzyme A, NAD, 2-NADH produced from one molecule of glucose. तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो पायरुविक एसिड है जो कि बना है ग्लाइकोलाइसिस में, ये एसिटाइल कोएंजाइम से क्रिया करेगा, और बनाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A, CO2, NADH प्लस H प्लस आयन। इसके लिए हमें मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होगी और जो एंजाइम इसमें आवश्यक होगा वो होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ये जो है हमारा सेकंड ग्लाइकोलाइसिस हम यहाँ कंप्लीट पढ़ चुके हैं। ग्लाइकोलाइसिस के बाद हम एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण कैसे होता है वो भी हम पढ़ चुके हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है क्रेब्स साइकिल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।